Hello friends, welcome to my YouTube channel that is @BioLearners. So today we are going to start a new unit, or we can say a new series, as I have announced, that is biotechnology. आप सबको पता है कि 12th NCERT में बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस, प्रिंसिपल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट। तो हमें करना क्या है, मैं इस सीरीज़ में आपको जो इम्पॉर्टेंट बोर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सबको अटेम्प्ट कराऊंगी, या फिर हम कह सकते हैं डिस्कस करूंगी, राइट। और आपको इजी मैनर में क्विक तरीके से आप उसको कर पाएंगे और आपको ईजिली समझ आएगा। ओके, सो हियर वी गो। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology, if we break this term, or we can say that if we study this terminology, then we will find it that it is made up of 2 different words, that is bio and the other is technology, right? Bio means, as we all know, living, and technology means techniques. It simply says that biotechnology means technology that is applied on living. What living? Living beings like microbes, है ना। माइक्रोब्स में बैक्टीरिया आ सकते हैं, है ना, और अदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो अब क्या होगा कि बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम लिविंग माइक्रोब्स पे क्या करें, अप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी को अगर हम बायो यानी कि लिविंग वर्ड्स पे या लिविंग बींग्स पे अप्लाई करते हैं, देन इट इज़ सिंपली एज बायोटेक्नोलॉजी, राइट। अब बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो सिंपली हम कह सकते हैं किस प्रिंसिपल पे फंक्शन करती है। सो बायोटेक्नोलॉजी फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज इट? लाइक अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ पता होगा। इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जीन्स की इंजीनियरिंग करना, उनको खोलना, उनको बदलना, उनमें जोड़ना घटाना, सब कुछ जो भी जीन्स की इंजीनियरिंग होती है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मैनिपुलेशन, हम कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई हमारा सेट ऑफ जीन्स है और उस सेट ऑफ जीन्स में हम किसी नए जीन को ऐड कर रहे हैं, किसी पुराने जीन को घटा रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को या फिर हम किसी जीन को उसकी पर्टिकुलर जगह से किसी दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। ये सब जीन मैनिपुलेशन के अंडर आते हैं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है बेसिकली ये की कैसे जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसको करते हैं RDNA के फॉर्मेशन के थ्रू। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मेन स्टेप होता है कि हम बोलें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर RDNA का फॉर्मेशन किया जाता है। नाउ व्हाट इज दिस टर्म RDNA? दिस इज रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA मीन्स इसके अंतर्गत या इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर को अपनी होस्ट के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी, RDNA, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये कोई हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर है, ये वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है जो हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। इस कैरेक्टर को हमने किसी और के अंदर देखा और हमें चाहिए कि ये डिज़ायर्ड कैरेक्टर हमारे अंदर भी है, तो हम RDNA की यूज़ करके इस डिज़ायर्ड कैरेक्टर को इस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं और उस डिज़ायर्ड कैरेक्टर की मल्टीपल कॉपीज़ के साथ हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये होता है जीन मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट। नाउ देयर आर वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी, और वी कैन से रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, राइट। तो अब बात आती है कि स्टेप्स तो बहुत सारे होते हैं, बट द थिंग इज स्टेप्स को पता होने से पहले हमें ज़रूरी है कि स्टेप्स के लिए जो टूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उन टूल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो हियर वी कम। सबसे पहला जो टूल होता है RDNA की फॉर्मेशन के लिए, दैट इज सेड टू बी एज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज अ कैरियर, और वी कैन से इट एक्ट्स एज अ व्हीकल। व्हीकल क्या होता है? जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इन द सेम वे अ वेक्टर कैरीज द डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट टू द होस्ट। ओके, इस तरह से ये कैरियर का या एक व्हीकल का काम करता है। द सेकेंड टूल कम्स हियर इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम?
restriction enzymes are the molecular scissor. यानी कि जीन्स को कट करने के लिए जिन सीजर का ज़रूरत पड़ती है उनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स हियर इज मॉलिक्यूलर ग्लू या फिर जिसको हम बोलते हैं DNA लाइगेज एंजाइम. ये जो DNA लाइगेज एंजाइम होता है इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू, जो क्लीव्ड DNA फ्रेगमेंट्स होती हैं उनको आपस में स्टिक करने का काम करता है. याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं उनका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस. कभी भी एक्सोन्यूक्लिएसेस मॉलिक्यूलर ग्लू नहीं कभी भी रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएसेस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या मॉलिक्यूलर सीजर्स नहीं कहलाते. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस ही मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं. इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ज़रूर. ओके. मॉलिक्यूलर ग्लू क्या करता है, यानी DNA लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जो क्लीव्ड DNA फ्रेगमेंट्स होती हैं उनके बीच का फोस्फोडाइईस्टर बॉन्ड जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट DNA लाइगेज जो होता है वो किस चीज़ को ग्लू करता है, किस चीज़ को ज्वाइन करता है. यूजुअली DNA लाइगेज एंजाइम यूज टू ज्वाइन द बॉन्ड्स ऑफ टू क्लीव्ड DNA फ्रेगमेंट्स by joining their phosphodiester bond, by the formation of phosphodiester bond, right? So tool number 1 is vector, number 2 is restriction enzyme, and number 3 is DNA ligase enzyme. And there is another tool as well जिसका नाम होता है alkaline phosphatase enzyme. alkaline phosphatase enzyme. मैं धीरे धीरे आपको इन सब के बारे में बताऊंगी. अभी के लिए मैंने शॉर्ट में आपको एक इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ये चीज़ें बताई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जल्दी से बन सके. ठीक है. ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स व्हाट, इट प्रिवेंट्स द रीसर्कुलराइजेशन ऑफ वेक्टर. ध्यान से सुनिएगा ये टर्म, रीसर्कुलराइजेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर का रीसर्कुलराइजेशन, डिज़ायर DNA का नहीं, केवल वेक्टर का रीसर्कुलराइजेशन, ताकि जब वेक्टर को क्लीव किया गया, सपोज ये वेक्टर है और इसको क्लीव किया गया है, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, और इसको क्लीव करने के बाद ये आपस में ज्वाइन ना कर ले दोनों के दोनों एंड्स, इसकी रीसर्कुलराइजेशन, इसी प्रोसेस को हम रीसर्कुलराइजेशन बोलते हैं कि क्लीव करने के बाद जो DNA के 2 एंड्स बचे हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन ना हो जाए वापस से बिना डिज़ायर DNA को अटैच किए. तो इसीलिए इस रीसर्कुलराइजेशन को रोकने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज को मीडियम में ऐड किया जाता है ताकि ये रीसर्कुलराइजेशन बच सके, और अगर कहीं पे लाइगेज काम करे तो वो सिर्फ DNA को, डिज़ायर DNA को ही यहाँ पे क्लीव्ड स्पेस में आके ज्वाइन करा सके. सो देर आर मेनली 4 टूल्स ऑफ RTNA टेक्नोलॉजी. आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे. इनको थोरली डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. अप्रिशिएट माई एफर्ट्स एंड support me, like, share, comment and subscribe my channel.